दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस देश में स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर प्रतिदिन प्रति छात्र का बजट ₹2.35 हो और जो कॉलेज जाते हैं यानी 12वीं के बाद और जो पीएचडी तक करते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उन बच्चों का औसत बजट एक बच्चे का प्रतिदिन का ₹28.69 हो। यानी महीने के लिहाज से अगर समझिएगा तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक महीने का बजट ₹71 और जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनके लिए ₹860.95 का बजट। इस बजट के आसरे क्या इस देश में किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, या एजुकेशन पॉलिसी को रखते वक्त सिर्फ एक बेहतरीन विचार आता है, एक ऐसा विचार जिसके जरिए यह लगे कि हम एक आदर्श स्थिति इस देश के भीतर में एजुकेशन को लेकर लाना चाहते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और मौजूदा वक्त में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत साफ अक्षरों में लिखा गया है जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर होना ही चाहिए, और वो टारगेट हमको किसी भी हालत में जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये जल्द से जल्द शब्द जो है हमको ले जाता है 50 बरस पहले, जब इस देश के भीतर में 60 के दशक में 1964-66 के बीच में कोठारी कमीशन काम कर रहा था, तो उसने एक रिपोर्ट रखी थी। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि जीडीपी का 6% खर्च एजुकेशन पर तो होना ही चाहिए। यानी 50 साल बाद भी वही स्थिति, वही जिक्र। और इस जिक्र को करते समय अगर हम आपसे यह कहें कि मौजूदा वक्त में एजुकेशन पर सबसे कम खर्च किया जा रहा है और जो जीडीपी के 6% का जिक्र है वह 1% भी खर्च नहीं हो पा रहा है, तो आप चौंक जाएंगे। यह कैसी स्थिति है। हमें लगता है कि आज इसी बात से शुरुआत हो कि दरअसल इस देश के भीतर में चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन पॉलिसी में क्या है यह हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा समझ लीजिए 2020-21 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। भारत सरकार ने बजट फरवरी के महीने में रखा है। फरवरी में जो बजट रखा गया उसमें बताया गया कि 99,300 करोड़ का हमारा एजुकेशन का बजट है। उस एजुकेशन के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी सेकेंडरी के हिस्से में आता है, एक हायर एजुकेशन के हिस्से में आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी और जिसमें मिड डे मील से लेकर तमाम चीजें होती हैं उसके हिस्से में गया 59,845 करोड़। इसके दायरे में जितनी बड़ी तादाद में इस देश के बच्चे आते हैं उसको आप इससे ही समझ लीजिए कि मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की तादाद भारत में ही है। 50 करोड़ बच्चे भारत में हैं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 24 साल तक है, और यही वो उम्र होती है जहां पर एजुकेशन हासिल की जाती है, रिसर्च स्कॉलर तक लोग बनते हैं। पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की स्थिति में भारत में 50 करोड़ लोगों की मौजूदगी है। तो बजट आपका जो बता रहा है वो ₹2.35 लेकर खड़ा हो जाता है पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन का खर्चा। और हायर एजुकेशन के जरिए अब समझने की कोशिश आप कीजिएगा। 39,466 करोड़ के दायरे में इस साल जिन्होंने इनरोलमेंट कराया है बच्चों ने, उनकी तादाद है 3,82,00,000, 3,82,00,000। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हर बच्चे के हिस्से में जो रकम आती है वह ईयरली आती है 10,331 रुपीज, और अगर मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 860 रुपीज, डेली में कन्वर्ट करेंगे तो ₹28.69 आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरा बजट बच्चों के लिए है? यह भी नहीं है। स्थिति तो और नाजुक है, क्योंकि इस बजट के भीतर में सैलरी भी देनी है, इक्विपमेंट्स भी खरीदने हैं, बिल्डिंग भी बनानी है, नई बिल्डिंग भी बनानी है, पुरानी बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी करना है, गवर्नमेंट की कोई नई योजना रिसर्च को लेकर होगी उसका भी जिक्र करना है। और इन सब पे जो खर्च निकाला हमने इस मौजूदा साल में, तो इस पे तकरीबन 15,612 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। जो हाथ में आएंगे बच्चों के लिए वह है 23,854 करोड़ रुपए। और इसको भी जब हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो पता चलता है कि एक साल में एक बच्चे पर 6,244 रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रति दिन के हिसाब से आइएगा तो 17 पैसे आएंगे, प्रति महीने के हिसाब से आइएगा तो 520 रुपए आएंगे। यह इस देश की स्थिति है। लेकिन जब हम आपसे कोठारी कमीशन का जिक्र कर रहे थे और मौजूदा सरकार का जिक्र कर रहे थे तो उसमें एक चीज और जोड़िए। इस एजुकेशन पॉलिसी में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। एक कहा गया है कि जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको हमको लेकर आना है।
मुफ्त में तो बच्चे आएंगे नहीं, उनके लिए आपको एक जगह चाहिए होगा, एक टेबल बैठने की देंगे, जो दीवार होगी उस दीवार को थोड़ा बढ़ा देंगे जिससे स्कूल में बच्चे आ सकें, टीचर की संख्या बढ़ेगी, 2 करोड़ बच्चे यूं ही कहीं भी आकर तो बैठ नहीं जाएंगे, क्लास दर क्लास बढ़ते चले जाएंगे, उनका भी कोई बजट होगा, वो बजट आप कहां से देंगे, पहली बात। इसके अलावा इन्होंने कहा है जो हायर एजुकेशन की स्थिति में है मौजूदा वक्त में ये 26% है, 26.3%, इसको हम चाहते हैं कि जो एनरोलमेंट हो हायर एजुकेशन के लिए 12th के बाद वो 50% तक हो जाए। इसका मतलब ये है कि टारगेट लेकर चल रहे हैं लगभग 3.5 करोड़ बच्चों को 2035 तक ये साथ में जोड़ लेंगे। अब सवाल है कि 3.5 करोड़ लोगों को जब बच्चों को और जोड़ेंगे, एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर साल जो बच्चों का इजाफा हो रहा है वह भी तकरीबन 20 लाख तक हो रहा है। अब 20 लाख तक के इजाफे को अगर उनके लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इन बातों का जिक्र जब मौजूदा सरकार ने ये पूरा का पूरी पॉलिसी रखी है, एजुकेशन पॉलिसी, तो हमें लगा इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि इस देश के भीतर का सच क्या है। दरअसल मौजूदा हमारे यहाँ का सच ये है, जरा इसको समझिएगा कि इस दौर में क्यों सबसे कम खर्च किया जा रहा है। हमने इसको निकाला कि मनमोहन सिंह सरकार अपने बजट को जो बनाती थी उसका कितना % खर्च करती थी, और मोदी गवर्नमेंट मौजूदा वक्त में कितना खर्च करती है, उसका औसत भी निकाला और साल दर साल भी निकाला। हमने देखा कि 2009 से लेकर 2014 तक जो यूपीए 2 था, मनमोहन सरकार थी, अपने बजट का वो औसत खर्च करती थी 3.9% उन 5 सालों का। उसमें हर साल है 2009-10 में 3.1% किया, तो 11-12 में उसने 3.17% किया, 12-13 में 3.36% कर दिया, तो औसत निकला है 3.19%। और मोदी सरकार जब आई 2014 में, तो 2014 से लेकर 2019 तक जो पहला हिस्सा था इनका 5 साल का, उसमें इनका एवरेज 3.19%, जो मनमोहन सिंह का एवरेज था उससे घटकर 2.88% पर आ गया। यह बजट का हिस्सा है, यह जीडीपी का हिस्सा नहीं है। जीडीपी के भीतर जब जाइएगा तो उसका सच तो और भयावह है। जीडीपी को लेकर 0.7% मनमोहन गवर्नमेंट खर्च करती थी, औसत जो निकाला गया 0.7%, और मोदी गवर्नमेंट जीडीपी का 0.5% खर्च करती है, जीडीपी का, जो बरस दर बरस, अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, 2014-15 में 0.55% खर्च किया गया जीडीपी का एजुकेशन पर, 0.49% किया गया 15-16 में, 0.47% किया गया 16-17 में, 0.47% 17-18 में, 2017 में 0.44% 2018-19 में, ये खर्च है। और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को याद कीजिएगा तो वो लगभग 0.6% पे चल रही थी, 0.6%, 0.68%, 0.69%, 0.66%, ये वो 2009 से लेकर 2014 तक की स्थिति थी। यानी पैसे और कम हो गए, पैसे कम होते होते स्थिति और नाजुक हो गई। और लेकिन जो हमारा पूरा ये एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, इसके भीतर जब आप झांकिएगा तो आपके नजर आएगा लिटरेचर का जिक्र है, साहित्य है, भाषा है, संगीत है, दर्शन है, कला है, नृत्य है, रंगमंच है, शिक्षा है, गणित है, सांख्यिकी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, सारी चीजों का जिक्र किया गया है और बहुत बेहतरीन डिजाइन किया गया है। जो सबसे बेहतरीन इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ है, उसमें सबसे अच्छी बात है कि जो इससे पहले एक संकट था कि आर्ट्स लीजिएगा कि साइंस लीजिएगा कि कॉमर्स लीजिएगा, इस भेद को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह मिटा दिया गया। यानी कोई भी विषय कोई भी किसी रूप में ले सकता है। आप मैथ्स के साथ संगीत भी ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स के साथ आप रंगमंच के हिस्से में भी जा सकते हैं। सबको जोड़ दिया गया और इसमें यह भी बंदिशें हटा दी गई कि आप जो चूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जीवन पर्यंत उसके साथ बंध जाना है, जी नहीं, आप उसको बदल सकते हैं, फैकल्टी, उसकी भी छूट है। इतना ही नहीं, एक शानदार चीज इस दौर में यह भी हो गई कि क्लास 5th क्रॉस करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स चुनने हैं। क्लास 8th के बाद फिर आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, क्लास 11th के बाद फिर आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। बंदिश नहीं है कि आप इसी लीक पे चलते रहेंगे। एक बहुत बेहतरीन चीज है और यह बोझ दुनिया भर के तमाम यूरोपियन कंट्रीज में देखिएगा, हर जगह पे ये चीजें हैं। और इसमें यह भी है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्किल डेवलपमेंट में आना है, आप उसमें भी जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। इन सारी चीजों के लिए एक कोडिंग होती है। कोडिंग इससे पहले 11th क्लास में हुआ करती थी, अब उसको नीचे ले आया गया है, 6ठी क्लास से भी शुरू हो जाएगी कोडिंग, 8th क्लास में भी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी मुश्किल है। जिस देश के भीतर में ब्लैक बोर्ड ना हो,
जिस देश के भीतर में पीने के पानी का नल ना हो, जिस देश के भीतर के स्कूलों में, स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें टॉयलेट्स ना हो, जहां पर एक ही टीचर के जरिए इस देश में 1,05,000 स्कूल चल रहे हों, उन स्कूलों में इस योजना को लागू करने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, लागू करने के लिए प्लेग्राउंड्स चाहिए, इनको लागू करने के लिए आपको वेल एजुकेटिव टीचर्स चाहिए। लेकिन उसका भी जब डाटा हम देखना शुरू करते हैं तो वहां भी यूनाइटेड नेशन का डाटा और हमारे यहां के खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री का डाटा और उससे जुड़े हुए प्राइवेट असर नाम की जो एक संस्था है उसका डाटा और जो इस देश के भीतर में संसदीय कमेटी है उसका भी डाटा, सभी डाटा को जब आप मिलाएंगे तो इसके भीतर का सच आपको थोड़ा सा डराएगा इसलिए क्योंकि हमें लगेगा कि इन चीज़ों के लिए एक तो पैसा नहीं है, दूसरा जिन बातों को जिक्र कर दिया है उसको लागू अगर करने निकलेंगे तो हमारे सामने क्या क्या मुश्किल आने वाली है, इस दिशा में कौन सोचेगा। और यह जानकारी निकल कर आई कि इस देश के भीतर में लगभग शिक्षक जो है 70% ऐसे हैं जो कम जानकारी के साथ पढ़ाते हैं। ये हम सारी रिपोर्ट्स को मिला के आपके सामने रख रहे हैं। 50% छात्र स्कूल के ऐसे होते हैं जो कि 5वीं में पढ़ रहे हैं तो दूसरी का ही हिसाब किताब बना सकते हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं तो तीसरी या चौथी क्लास तक की अंग्रेजी बोल सकते हैं। यह एक स्थिति, और इस देश के भीतर में जो 1,05,000 स्कूलों का जो हमने जिक्र किया जो सिर्फ एक टीचर पर चलता है, उसमें टॉप पर है मध्य प्रदेश। यहाँ 17,874 स्कूल ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, 17,602 स्कूल चल रहे हैं। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, 13,575 स्कूल चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। ये इस तरीके से है। हमें टीचर्स भी चाहिए, हमें वेल इक्विपमेंट्स भी चाहिए, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और इन सब के बीच अब दूसरी स्थिति यह आती है कि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो मौजूदा वक्त में पुराने बजट की तुलना में जो बजट के जरिए जो पैसे दिए जाते थे एजुकेशन सेक्टर को लेकर, महंगाई और जनसंख्या, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ते हैं आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि मौजूदा वक्त में जो हम 21वीं सदी में खड़े हैं, 2020 में आपसे जिक्र कर रहे हैं, यह बजट जो भारत के बच्चों पर खर्च हो रहा है, एजुकेशन का बजट, यह झटके में चला जाएगा लगभग 25 साल पहले, यानी 95-96 में इस देश के बजट में जो बच्चों पर खर्च होता था वही स्थिति आज भी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने ध्यान दिया ही नहीं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जो बच्चे फीस दे रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, उनके माँ बाप कमा रहे हैं, और दूसरा आबादी बढ़ रही है तो उसके जरिए जो बच्चों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसका भी अगर आप एक अंदाज लेना चाहते हैं तो उसका भी डाटा हमने आपके लिए निकाल के रखा था कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चे लगातार बढ़ते चले गए, और बच्चों की बढ़ने की तादाद ये हो गई कि 2000 में, यानी 20 साल पहले 83,99,443 बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कराते थे, लेकिन 2019 में यह बढ़कर 3,74,000 हो गए। जिस समय मनमोहन सिंह जा रहे थे, यानी 2013-14 का जिक्र कर रहे हैं, उस समय 2,37,00,000 बच्चे थे जो इनरोल करा रहे थे। आज की तादाद में पिछले 6 बरस के भीतर में इनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा में इजाफा हो गया है। 2,37,00,000 से बढ़कर 3,74,00,000 तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है बजट बढ़ना चाहिए, बजट कम हो गया, महंगाई बढ़ गई। इन सारी परिस्थितियों के बीच में आपने एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में 1995-96 में भारत के बच्चों को मिलता था, उससे बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा वक्त में 2020 में मिल रहा है। फिर भी हम नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र तो करेंगे, क्योंकि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 को जो फिलॉसफी को खत्म किया गया है और 5+3+3+4 किया गया है, उसका मतलब है कि जो 8वीं तक की उम्र का बच्चा है वो कक्षा 5 के उसके बाद जो है 5 ईयर के बाद वो निकलता है वहां से, यानी 5 साल में पहली कक्षा में आता है, और उसके बाद से ये मानकर चल रहे हैं कि हर ईयर के बाद उसमें एक चेंज आ रहा है जिससे वो अपने आप को चेंज कर सके। 8 उम्र का बच्चा सोचता है, 11 की उम्र का हो जाएगा तो कुछ और सोचता है, 14 उम्र में जब पहुंच जाएगा तो कुछ और सोचेगा, 18 उम्र में पहुंच जाएगा तो कुछ और सोचेगा। यह एक फिलॉसफी रखी गई है इन सब के बीच में। लेकिन इसके पैरेलल में 2 बातें और हैं।
दुनिया के भीतर में अंग्रेजी को माना गया है कि एक ऐसी भाषा है जिससे एक संवाद होता है। इसका भी जब हमने डाटा निकालना शुरू किया तो हमें पता चला कि इंग्लिश पब्लिशिंग इंडेक्स जो 2019 का आया उसमें 100 देशों की रैंकिंग में भारत का नंबर 34वां है। और चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो अमेरिका हो, इन जगहों पर भारतीयों को नौकरी इसलिए मिल जाती है क्योंकि इनकी अंग्रेजी अच्छी होती है। चाइना के साथ प्रॉब्लम इससे पहले यह थी कि वहां के लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे और वो मानकर चलता था कि उनके यहां जो पूरी एजुकेशन और डेवलपमेंट है वो उनकी अपनी भाषा में हो। यहां पर भी जो बेसिक जो क्लास पहली से लेकर क्लास 5वीं तक की स्थिति में वह क्षेत्रीय भाषा पढ़ेगा या फिर मातृभाषा पढ़ेगा। अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का उसके बाद से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन जहां पर बेस बनना है वहां बेस नहीं बन पाएगा। यह एक बड़ा डेंजरस डिसीजन है। हालांकि सरकार की तरफ से हमने पता किया कि उनका कहना नहीं, कोई स्कूल चाहेगा तो अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है। अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है क्योंकि हमने 3 लैंग्वेज रखा है। तो 3 लैंग्वेज का मतलब यह होता है कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा या फिर कोई और भाषा। तो कोई और भाषा में, लेकिन ये विदेशी भाषा का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी को विदेशी मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन इस पॉलिसी में नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल है। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और पूरी एजुकेशन पॉलिसी को जिस रूप में हम रख पा रहे हैं, जिसमें एमफिल मान लीजिए खत्म कर दिया गया, रिसर्च के नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन सच क्या है भारत को साथ लेकर? भारत अपनी सीमाओं को बांध नहीं सकता है। यह कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि एजुकेशन हमको अगर बाहर से मिल रही है तो हम दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि इंटरनेट आज की स्थिति में 50% के आगे पहुंच गया है। दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार एजुकेशन हमारे तक पहुंच रहा है और हम बाहर जाकर एजुकेशन को हासिल करने की स्थिति में है। हम आपको कुछ जानकारी देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जानकारी एजुकेशन को लेकर क्यों उस रूप में नहीं आ पाती है, जबकि दुनिया बदल रही है। और इनके पास एक तो बजट नहीं है, चीजें इंप्लीमेंट कैसी होंगी ये दूर की कोटी है। आपको जानकर हैरत होगी कि जनवरी 2020 में, यानी इसी साल का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, हड़प्पा एजुकेशन के नाम से आया। उसने कितना पैसा बना लिया है पता नहीं, लेकिन लिपो सिस्टम है जिसको लीड कर रहे हैं मड्रॉक साहब कर रहे हैं, जेम्स मड्रॉक साहब उसको लीड करते हैं। वह भारत में उसकी एंट्री हुई है। जो एक दूसरा है अन अकेडमी, ये फरवरी 2020 में आया है। इसने तकरीबन 110 बिलियन डॉलर कमा भी लिए हैं। ये दरअसल ई राउंड फेसबुक और जो जनरल तरीके होते हैं उसके जरिए ये चीज़ों को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा मार्च में आया है एडटेक प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी एक आई है जिसने अपने तौर पर 1.1 मिलियन डॉलर कमा लिया है। ये इंडो एज के हिसाब से चल रही है, उसके जरिए इसने अप्रैल में क्लास सेंट्रल एक आया है। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स कर रही है। दुनिया के टॉप मोस्ट 6 यूनिवर्सिटीज से इसने समझौता किया, जिसमें स्टैनफोर्ड है, MIT है, हार्वर्ड है, और ये 30 बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज कराती है। मई में एक और आया है जो नेशनल टेस्ट अभ्यास है। ये मोबाइल ऐप है जिसमें GMain और नीट को क्रिएट किया जाता है और NTA का प्रीव्यू इसमें रहता है। मई 2020 में ही एक क्लास प्लस आया है जो बिजनेस टू बिजनेस B&B कन्वर्ट करता है, और इसके ज़रिए तकरीबन ये एडटेक स्टार्टअप है एक लिहाज से, इसने लगभग 9 मिलियन डॉलर भी कमाया है। इसका मतलब है कि भारत में एक तबका ऐसा है जिसके पास पैसा है और जो एजुकेशन आएगा उसको वो खरीद कर उस एजुकेशन को पाने की स्थिति में है। इस एजुकेशन पॉलिसी का दूसरा सच, इससे पहले एक जानकारी और दे दें, ऐसा ये इस साल का जिक्र कर रहे थे। अगस्त 2019 में जो महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड है उसने गूगल के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और वो एक एजुकेशन गूगल के जरिए दे रहा है। ठीक इसी तरीके से IIT मद्रास है, उसने अक्टूबर में अपना कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है एक्सॉन मोबाइल रिसर्च एंड इंजीनियरिंग कंपनी के साथ। यह एनर्जी और बायोफ्यूल पर रिसर्च करा रही है, IIT मद्रास ने किया है। मुश्किल क्या है कि यहां पर छात्र पैसा दे रहे हैं, छात्र को एजुकेशन मिल रही है, जिनके पास पैसा है वो दिया जा रहा है। हमारी बात हो रही थी, एक स्कॉलर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आकाश शर्मा, उन्होंने कहा कि हम जब पैसा देते हैं तो उसमें डेवलपमेंट फीस भी ली जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर कहा जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब हो जाएगी, किस रूप में हो जाएगी, क्योंकि 100 साल होने को हैं, अब तो हो जाना चाहिए। तो हमने पूछा कि डेवलपमेंट फीस जो ली जाती है वो उसका क्या होता है। बोला यही बात हमने अपने प्रोफेसर से पूछी, प्रिंसिपल से पूछी। उन्होंने कहा कि ये फीस अगर आप ना देंगे तो हम लोगों को
वेतन नहीं मिलेगा, स्थिति इतनी नाजुक है। यानी छात्र फीस देगा, उस फीस के जरिए प्रोफेसर्स को फीस मिलेगी, ये पूरा क्राइसिस। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चक्कर जो है ये सिर्फ ज्यादा अनुदान पाने के लिए है, यानी पैसा जो आ रहा है वो ज्यादा किसी तरीके से आ जाए। कमोवेश यही स्थिति इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम की है। पैसा हमको चाहिए तभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे। जो पीएचडी जिन यूनिवर्सिटीज में होती है वहां प्रिडिकल्स नहीं आ रहे हैं, किताबें नहीं मौजूद है वहां पर, तो कंप्यूटर और बाकी चीजें, तो स्थिति तो यह भी है कि इंटरनेट तक नहीं है यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो बच्चे जुड़ेंगे कैसे? लेकिन जो जुड़ना चाहेंगे, जिनके पास पैसा है, वो जुड़ते चले जाएंगे। इसका एक मैसेज है इसके भीतर छुपा हुआ है, इस पॉलिसी के भीतर में, जो अभी उभर कर सामने नहीं आया है। इसका मतलब है कि भारत सरकार धीरे धीरे हमारे पूरे एजुकेशन को प्राइवेटाइज करेगी। प्राइवेटाइज करने का मतलब यह होगा कि दरअसल जिनके पास पैसा है वह पढ़ाई कर सकें, बेहतरीन पढ़ाई उन्हें मिल जाए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं और जिनकी तादाद सही मायने में इस देश में करोड़ों में है, उनकी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में सरकार ना अभी है और तब तो और नहीं होगी, क्योंकि वह चीजों को प्राइवेटाइज करा के अपने तरीके से चीजें डेवलप करेंगी। जो मॉडल इस पॉलिसी में है, जो जिस एजुकेशन पॉलिसी में है, यह एक लिहाज से सोचिए सोच को चुरा लिया गया। मान लीजिए जो चीजें जर्मनी में चल रही है या यूरोप के कई कंट्रीज में चल रही है, उसको आपने उठा लिया, लेकिन वहां की सत्ता, वहां की सरकार, वहां की ओवरऑल पॉलिसी एजुकेशन और स्टूडेंट्स के हित में है। क्योंकि वहां पर बहुत साफ फिलॉसफी में कहा जाता है कि एजुकेशन पॉलिटिकल सोच के लिए नहीं है, एजुकेशन कंट्री के भविष्य के लिए होता है। यह सोच भारत में डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत के भीतर में जिन मंत्रालयों को संभाले हुए मंत्री ही हैं, उन मंत्रालयों के बारे में उनसे अगर कह दीजिए कि आप खड़े होकर जरा 5 मिनट बोल दीजिए, वो बोल नहीं पाएंगे, 4 लाइन लिख नहीं पाएंगे। लेकिन वो इस बात का जिक्र करेंगे कि हम तो उस जनता की नब्ज को जानते हैं। तो जनता की नब्ज को भारत में इस रूप में जाना गया कि एक आदर्श एजुकेशन पॉलिसी को हमारे सामने रख दिया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी को देखते समय यह महसूस होता है वाकई बहुत ही शानदार स्थिति है, और इसके जरिए आने वाले वक्त में हमारा पूरा एजुकेशन का स्टाइल बदल जाएगा। लेकिन आखिर में एक चीज समझिए, एक रिपोर्ट आई AICTE की, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बताया कि सबसे ज्यादा कॉलेजेस इसी दौर में बंद हुए हैं जिस मौजूदा सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। हम डाटा आपको बतलाते हैं। इस दौर में 2014-15 में जैसे ही मोदी सरकार आई, 77 तकनीकी संस्थान बंद हो गए, 15-16 में 126 बंद हो गए, 16-17 में 163 बंद हो गए, 17-18 में 134 बंद हो गए, 18-19 में 99 बंद हो गए, 19-20 में 92 बंद हो गए। और ये जो लॉकडाउन की स्थिति थी ना इस बीच में 4 महीने में, इन 4 महीनों के भीतर में 180 इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं। जो पेशेवर कॉलेज हैं, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, उसमें बिजनेस कॉलेज भी है। इन बातों को जिक्र, यानी इतने संस्थान अगर बंद हो रहे हैं, तो इसका दूसरा हिस्सा भी समझने की कोशिश कीजिए कि 762 कॉलेजों में 69,000 सीट जो थी वह इस दौर में कम थी। उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए, लेकिन इसके ठीक पैरेलल में 164 नए कॉलेजों को मंजूरी दी गई और 39,000 सीटें बढ़ा दी गई। तो ये इकोनॉमी कमाने का धंधा है, जिसमें कॉलेज किसको बंद करना है, किसको नया खोलना है। जो पुराना खोले हुए नए नाम से कैसे खोलेगा, यह भी एक पूरा प्रोसेस है। और लास्ट बात, आखिरी बात, जब हम बजट का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में बार बार ये बात आ रही थी कि ये आपको जानना चाहिए कि कोई भी बजट आता है तो चीज़ों को आगे ले जाता है। 2 चीज़ें, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में गवर्नमेंट की योजना थी कि कुछ नए प्रोग्राम्स को आप लेकर आए, तो 2 नए प्रोग्राम्स लाए गए। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी 2017-18 में जब ये लाया गया, 2017-18, 18-19 में आपको जानकर हैरत होगी कि इस पे खर्च हो गया तकरीबन 29,56,186 करोड़ रुपया। लेकिन इसका इतना जो खर्च हो गया, 29,56,186, ये करोड़ नहीं, इतना ही खर्च हुआ, और इसके लिए एलोकेशन किया गया था 93 लाख का लगभग। लेकिन इसमें से ना बच्चे निकल पाए, ना कुछ हो पाया, और ये धीरे धीरे बंद हो गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि डराती इस रूप में है कि आप कर क्या रहे हैं। और जिस आखिरी बात का हम जिक्र कर रहे थे, इस बजट में जो मौजूदा बजट है, इसमें हर चीज़ का
बढ़ता है। हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आपको जानकर हैरत होगी कि उसको लेकर जो बजट था वो झटके में बजट कम कर दिया गया। आईआईटी के ऊपर जो बजट बढ़ाया भी गया, आईआईटी के ओवरऑल देश के तमाम आईआईटीज को जोड़ दीजिएगा, उसका जितना इस देश के भीतर में बजट है उस बजट को मिला दीजिएगा तो अगर वर्ल्ड वाइड, अगर आप, हमने स्टैनफोर्ड का नाम लिया, हमने एमआईटी का नाम लिया, हमने हार्वर्ड का नाम लिया, इन जगहों का नाम याद करते समय आपको जान के एक और हैरत होगी, इन जगहों पर जो बजटिंग का तरीका है वो बजटिंग का तरीका छात्रों से पैसा लेकर नहीं किया जाता है, बल्कि उसके इंटेलेक्चुअलिज्म के जरिए और उसके जरिए अपने देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाता है, इस दिशा में इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों काम करती है। गवर्नमेंट इस तरफ से इंस्टीट्यूशन को ध्यान देती है कि यहां पर पढ़ने वाले वो कौन से बच्चे हैं जो आने वाले वक्त में नए तरीके से चीज़ों को डेवलप करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उनको वहां की नागरिकता भी तुरंत मिल जाती है। हमारे यहाँ उल्टी स्थिति है, हमारे यहाँ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, आप इस देश के काबिल नहीं, आप बाहर जाइए, वहीं पढ़िए, इतना ही कर दीजिएगा, वहां जब कमाइएगा खाइएगा तो कुछ पैसा अपने देश में बढ़िएगा, भरिएगा तो रेमिटेंस कुछ आएगा और उसके जरिए कुछ हम टैक्स वसूली कर लेंगे। यह सोच है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के दायरे में अब ये सवाल कहीं नहीं है कि जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो कोर्स को बदलते रहना चाहते हैं, जो पुरानी बाइंडिंग्स थी वो टूट गई। सवाल है एक न्यूनतम की लड़ाई है और एक आदर्श स्थिति में लाया हुआ एजुकेशन पॉलिसी है, और इस न्यूनतम की लड़ाई में वह पॉलिसी इंप्लीमेंट हो नहीं सकती है। तो फिर इसको पोथी रखे आने वाले वक्त में हम लोग ध्यान दें, पढ़ें लिखें और इस बात की चिंतन करें कि अगली बार जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो ये सोच कर लाएं कि इसको इंप्लीमेंट करना है और उसके साथ में बजट का जिक्र भी कर दे और एक जिम्मेदारी स्टेट ले कि हम कम से कम इस देश में एजुकेशन तो बेहतर देंगे। अन्यथा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।